मैंने इसलिए भी पूछा कि आपकी कुछ कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। सब्जी मंडी वाली कविता, तो आपको मिली फिर सब्जी मंडी में प्रेमिका उसके बाद? देखिए, सब्जी मंडी वाली पूरी कविता मेरी अपनी कविता नहीं है। हाँ। उसमें क्या है कि होता तो सब कुछ है, सबके साथ होता है। हाँ, हाँ। फिर जब सिचुएशनल पोइट्री लिखी जाती है, ख़ास तौर से हास्य की, तो उसमें कुछ गढ़ लिया जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। तो वो कुछ उसमें गढ़ा हुआ भी है, पर वो कई बार रचना का भी अपना सौभाग्य होता है कि वो ऐसा भाग्य लेकर आती है कि उसमें कुछ भी गढ़ा हुआ लगता नहीं है, लगता नहीं है। हाँ, हाँ। सब घटा हुआ लगता है। नहीं, प्रस्तुति भी आप जिस भाव-भंगिमा से सुनाते हैं, वो लगता है बस एकदम से निकल रही है अंदर से। तो वो ऐसा ही है। तो वो कविता ऐसे ही लिखी गई थी कि हाँ। मुझे लोग हास्य कवि कहने लगे थे। हुँ, हुँ। मुझे लगा कि नहीं यार, अभी हास्य की कोई कविता तो अपने पास है नहीं, हुँ, हुँ। और ये ठप्पा लग रहा है। हुँ, हुँ। तो ये अयोग्यता पर मिला हुआ सर्टिफिकेट था। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर या तो सर्टिफिकेट को नकार दो, और हुँ, या फिर इस योग्य बनो। तो हमने एफर्ट करके हुँ। ये कविता लिखने का प्रयास शुरू किया। फिर ये सरस्वती की कृपा हुई कि वो उतरी, हुँ, हुँ। होती चली गई। लेकिन बहुत जैसे आपने कहा ना कवि ऑब्ज़र्व करते हैं, ज़रूरी नहीं आपके साथ हो, लेकिन हम सबके साथ होती हैं चीज़ें। तो जो ऑब्ज़र्वेशन है वो बिल्कुल खुल के निकल के आई है, इसीलिए वो छूती है सबको। देखिए, क्या होता है कि जब प्रेमचंद गोदान लिखते हैं, हुँ, तो वो ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने सोचा अब मैं गोदान लिखूंगा, अब मैं इसके कैरेक्टर्स ढूंढूंगा ना। हुँ, प्रेमचंद जब से दुनिया में आंखें खोली हैं, तब से वो कैरेक्टर्स तो पढ़ते ही आ रहे हुँ, हैं। हुँ, जब वो हुँ, गोदान लिखने लगे, तो उनमें से किस किस कैरेक्टर का उन्हें यूज हुँ, करना है, कहानी हुँ, में कैसे बुनना है, या हुँ, उनका हुँ, होरी हुँ, इस माहौल में क्या करेगा, इसके लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क में कोई ना कोई होरी ढूंढ रखा होगा हुँ, कि वो हुँ, इस हुँ, परिस्थिति में क्या करेगा। हुँ, तब वो हुँ। कहानियां श्रेष्ठ कहानियां बनती हैं। जी, मेरी ये जी। दो पंक्तियां हैं कि इस दुनिया के छोटे छोटे हिस्से घूम रहे हैं, हुँ, लोग नहीं है, दो पैरों पर किस्से घूम रहे हैं। दो पैरों पे किससे तो ये घूम सब किस्से हम पढ़ते चलते हैं, हुँ, हुँ, इमेजिन करते चलते हैं कि हुँ, ये ऐसे में हुँ, क्या कर रहा हुँ, होगा, इसको कैसा फील हो रहा होगा। और हुँ, जब उसको हुँ, इतना फील कर लेते हैं, तो फिर वो अपनी कविताएं लगने लगती हैं। हुँ, हुँ। ऐसे ही आती मेरे है। मन में आया था चिराग जी कि कुछ आपकी जो बहुत फ़ेमस कविताएँ हैं, उनके पीछे की कहानी अगर होगी तो पूछूँगा। जैसे एक कविता आपकी गर्व से कहो हम तोदू हैं। हम्म। तो ये कविता बड़ा विश्वास भी देती है हम जैसे लोग जो अभी एक्सरसाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। तो कैसे आपने थोड़ा-सा इसमें गंभीरता भी है। जैसे आपने कहा कि जो भी कॉमेडी वाली चीज़ें होती हैं उसके पीछे एक ट्रेजिक एसेंस भी होता ही होता है। तो बॉडी शेमिंग भी है इसमें कई बार। हर बार हर इस शब्द को हम हमेशा फीमेल के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन मेल के साथ भी बॉडी शेमिंग होती खूब है। होती है, खूब होती है। और गोरे, काले, सांवले पे इतनी बात होती है हमारे देश में तो। तो इस कविता के पीछे कोई कहानी है या क्या सोच है आपकी? देखिए, क्या है कि नॉर्मली जब हास्य की बात चलती है, तो विषय बहुत सीमित रह जाते हैं। हुँ, हुँ, खास तौर से जिस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उसमें क्या करोगे आप हास्य में भाई? हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा पति पत्नी, हस्बैंड हुँ, वाइफ जोक्स कर लोगे, हुँ, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर कुछ जोक्स कर लोगे, हुँ, हुँ, ससुराल के जोक्स कर लोगे। हुँ, हुँ, इसके बाद ना हंसने का कोई ऐसा विषय नहीं बचता जिस पर कि निश्चल होके हंसा जा सके, हुँ, 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 जो सबको अपने जैसी छू जाए। पीड़ा लगे। हुँ, 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 और ये तो मैंने हमेशा माना है कि हुँ, जिन परिस्थितियों पर हम हंसते हैं, हुँ, हुँ, अगर उन परिस्थितियों में स्वयं को खड़ा कर लें, हुँ, तो वो हुँ, ट्रेजेडी है। हुँ, 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 अगर हुँ, आपने देखा कि एक लड़का गिर गया, हुँ, उस पर सब हंस रहे हैं, हुँ, और हुँ, उसका पेट थोड़ा सा थुलथुल है, और हुँ, वो गिरा तो उसका पूरा शरीर बॉल की तरह उछल रहा है, हुँ, इस पर हंसना बहुत आसान है। हुँ, इस सिचुएशन में स्वयं को रख कर देखिए, तो यही हुँ, ट्रेजेडी हो जाएगी। तो कॉमेडी हुँ, और ट्रेजेडी में बहुत फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है कि आप उसके अंदर हैं, उससे बाहर हैं। हुँ, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हुँ, तो हुँ, ये जो बॉडी शेमिंग वाला मामला था, मैं जब हास्य के विषय चुनता, सोचता था, ढूंढता था, तो हुँ, मुझे लगा कि एक बहुत शानदार विषय है हुँ, 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 कि आपके जिन विषयों पर आप पर हंसा जाए, हुँ, उसको आप अपनी ताकत बना लो। हुँ, 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 तो हुँ, हमने, मेरी भी निकली तोंद। हुँ, तो जब हमारी तोंद निकली, तो ये सब हमारे साथ घटित हुआ, ताने सुनने पड़ते हैं। इनफैक्ट दोस्त कहने लगते थे, हम खाना खाने बैठे हैं, हम हुँ, अचानक से वो कह रहे हैं, भैया पेट निकल रहा है, इसका ध्यान रख। हुँ, तो ये होते ही आप असहज हो जाते हैं। हुँ, तो हुँ, फिर मैंने इसकी साइकोलॉजी पढ़ी हुँ, कि बायोलॉजिकली आप इंडियन मैन में जब फैट बढ़ेगा, तो वो तोंद से ही बढ़ेगा। हुँ, हुँ, ये हुँ, साइंटिफिक है। हुँ, हुँ,
अलग अलग देशों के अलग अलग ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में और सब में अलग अलग फर्क पड़ता है शरीर पर। इसीलिए मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग दवाएं भी अलग अलग होती हैं, आपके शुगर के पैरामीटर्स भी अलग अलग होते हैं, सब कुछ अलग अलग कंट्री होता है। स्पेसिफिक हर दवाई हर जीन्स पर अलग अलग असर करती है। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत स्वाभाविक है कि भारत में जब आदमी थोड़ा सा पुष्ट होने लगेगा तो उसकी तोंद निकलेगी, बड़ा स्वाभाविक है। वो नहीं निकलनी चाहिए, ये श्रेष्ठतम है, लेकिन वो श्रेष्ठतम अगर नहीं मिल पा रहा और निकल गई तो तोंद कम करना तो हर किसी के बस की नहीं है, और तोंद बढ़ाना भी हर किसी के बस की नहीं है। बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब ये स्वाभाविक है तो यार या तो इस पर हंस लिया जाए या इसे स्वीकार कर लिया। तो मैंने ये कविता लिखना शुरू किया और फिर सोचा कि हाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। और वो सिचुएशनल पोएट्री उसके फेवर में आकर खड़ी हो गई कि यार इसका मजाक तो मत बनाओ, मतलब इसमें शर्मिंदा मत करो, हंस लो, इस पर सामने वाले को शर्मिंदा मत करो। आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई, जैसे आपने कहा ना कि जो कॉमेडी की सिचुएशंस होती हैं उसमें अगर हम खुद को रखें तो वही चीज़ बहुत दारुण दुख की तरह बनेगा। शादियों के मौसम में पिताजी मेरे एक बड़े अच्छी बात कहते हैं कि आप लड़की की शादी ढूंढने चलो तो जल्दी शादी तय नहीं होती है, जल्दी शादी मिलती नहीं है। और जब लगन का महीना आता है तो इतने कार्ड्स आते हैं कि हम सब अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। एक ये परिप्रेक्ष्य है और एक कविता आपकी है कुंवारी की व्यथा। वो बहुत सुंदर वो कविता है और बहुत बढ़िया आपने उसमें लिखा है। उसके पीछे की कहानी बताएं। उसके पीछे की कहानी ये कि मैं रहता था घर में, तो मेरा जो रूम था उसमें डबल बेड का आधा बेड पड़ा हुआ था, तख्त जिसे बोलते हैं। और मैंने जो है ये सोचा कि यार कुंवारा आदमी क्या क्या फील करता है, उसको मैंने महसूस किया। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये उससे प्यार करने लायक विषय है। उसका जो अकेलापन है उसका कह नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसको तुरंत अश्लीलता से जोड़ लिया जाएगा। जी, हमारे यहाँ पर समाज को जो जो राजनीति जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है वो ये नहीं रहा है राजनीति का कि उसने सड़कें नहीं बनाई, उसने बिजली नहीं दी। राजनीति का सबसे बड़ा फेलियर ये रहा है कि उसने आपको नागरिक नहीं बनाया, उसने आपको मनुष्य बनाने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसने आपको सिविक सेंस नहीं सिखाया। तो हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति जब अपनी व्यथा कहता है तो हम जजमेंटल होकर पहले से उसके अरे बड़ी जवानी फूट रही है ऐसे ही आते हैं। जबकि हो सकता है कि वो ये अकेलापन महसूस कर रहा हो कि यार मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं माँ से कह नहीं सकता, खुद जाके खाना परोसने का मन नहीं है। कई बार वो ये फील करता हो कि यार मैं खाना खाऊं तो कोई आगे से मेरे थाली उठा के ले जाए। कई बार वो ये फील करता हो कि यार मैं बाजार जाऊं तो मैं किसी को कह सकूं कि तुम्हें कुछ खरीदना है। वो ये इमोशंस फील करो, लेकिन आप सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं, अश्लीलता पर टिके हुए हैं, तो वो कह भी नहीं पा रहा। तो मैंने उन सब विषयों को लेकर, अच्छा सलाहें लोग सलाह देते हैं, ऐसा कर ले वैसा कर, हमारे उपाय बहुत बताए जाते हैं। तो मैंने उन सबको लेकर और उस ट्रेजेडी को फिर कॉमेडी क्रिएट कर, इसलिए वो ऐसी बन गई। नहीं, काफ़ी वो कविता अपील करती है। आपने कितना अच्छा उसमें कि वो अकेले कमरे में है तो कमरे की दीवारें उससे बात कर रही हैं। उतना अकेलापन तो जीता है ना वो, संवेदनशीलता तो। और जिन घरों में भाभियाँ होती हैं, जिन घरों में बड़े भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं, वो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और वो काफ़ी देर तक तो घेर में बैठा रहता है, उसका टाइम नहीं कटता। आपने एक बात कही कुछ देर पहले कि जब कॉमेडी के विषय ढूंढे जाते हैं तो वही इक्के दुक्के विषय लोग लिख रहे थे। एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कई बार ना जब हम पति पत्नी वाले जोक बनाते हैं या सुनते हैं या साझा करते हैं तो ज़्यादातर जो जोक होते हैं ना वो पत्नियों पे होते हैं दरअसल, और वो मुझे बड़े निष्ठुर लगते हैं। जैसे अगर वो जोक चल रहे हों और अगर मैं बीच में अचानक से ये कह दूं एज ए हस्बैंड किसी के कि नहीं यार मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो बड़ा अजीब सा लोग फील करने लग जाते हैं। जैसे एक परंपरा है कि नहीं नहीं वाइफ के ऊपर जोक बननी चाहिए और सबकी तालियां आएंगी। कवियों ने भी खूब लिखे हैं, लोग करते ही हैं। मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ आपसे ये चीज़, ये उलट वाले जोक्स कब बनते हैं? खूब बनते हैं, खूब बनते हैं। समस्या क्या है कि जिस चीज़ को लेकर हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आपको मोबाइल का चार्जर खरीदना होता है, आप भूल गए घर से, तो आपको बहुत देर तक वो चार्जर की दुकान नहीं मिलती।
और जब आपको वो चार्जर की दुकान मिल जाती है उसके बाद चार्जर की ही दुकानें मिलती मिलती रहती। हैं। ये निषेध के आकर्षण का नियम है। अभाव आपने जिस चीज का महसूस कर लिया वहीं पर आपको ये लग गया कि ये चीज कम है और आपको फिर अखरने लगी। जैसे ही आपको लगा कि आपके एक पैर में मोजा नहीं है तो आपको दूसरे पैर में जो मोजा पहना हुआ है वो 4-4 5-5 दिखाई देंगे। ये तो संपन्न है और ये अभावग्रस्त है। हमारे यहाँ परिवार हंसने का सबसे बड़ा माध्यम होता था। हमारे यहाँ घर जो होते थे वो ऐसे होते थे कि सबके कमरे एक चौक में खुलते थे। बाजार ऐसा होता था कि एक चौपाल होती थी जहां पर खाली लोग बैठे हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। कभी कस्बाई हास्य को आप अगर महसूस करेंगे, कभी कस्बाई हास्य आपने अगर देखा हो, हम तो सोच भी नहीं सकते उन विषयों पर हंसने की जिन पर वो हंसते हैं और कोई किसी का बुरा नहीं मानता। हंसने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हम लोग केवल होठों से हंसते हैं, हमारे होठ बड़े हो गए। हंसने के लिए तो दिल बड़ा चाहिए जिससे रूह बड़ी हो जाती है। होठ बड़े हो गए और दिल छोटा। स्त्री ने क्या किया? स्त्री हमारे जीवन में बहुत शामिल है। स्त्री पर हमारा जीवन आधारित है। स्त्री हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण अंश है। आप हंसते किसके साथ हैं? जिसे अपना मानते हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन तो भीष्म के साथ हंसे नहीं, क्योंकि वह तो शत्रु भाव था ना। कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दुर्योधन तो कर्ण के साथ हंसे नहीं, जबकि उस समय तो लड़ने का काम था ना। तो टास्क पर, जॉब पर नहीं हंस रहे आप, शत्रुता में नहीं हंस रहे। हंसे कब? जब आप बैठे हैं चौसर में, जब आप बैठे हैं राज्याभिषेक में, तब परिवार में हंसी ठट्टा। कब चला हंसी ठट्टा? जब आप मित्र भाव में थे, अपनत्व से भरे हुए थे। तो आप हंसते किस पर हैं? जिसको आप अपना मानते हैं। हमने स्त्री को बहुत अपना माना, हमारे विषयों में बहुत करीब आई वो, तो हम हंसे उस पर। लेकिन हंसने का उद्देश्य, उपहास और परिहास का अंतर हमने बनाए रखा। हमने उसका परिहास नहीं किया, हाँ उपहास नहीं किया, हम उससे परिहास करते रहे। परिहास कभी भी शत्रुता को या कुंठा को जन्म नहीं देगा। लेकिन द्रौपदी ने दुर्योधन का उपहास किया था परिवार में ही। तो उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये रखिए कि आपको हंसना है, सहज खिलखिलाना। भैया माँ आज तो रोटी में बड़ा घी तैर रहा है, क्या बात है? अब आप कुछ नहीं है, लेकिन इस पे भी हाँ तेरा बाप ने लाके दिया है घी, यही होता है ना घर का। यही अब इसमें कोई किसी का अपमान थोड़ी कर रहा है। लेकिन स्त्रियां क्योंकि बहुत इन्वॉल्व होती थी, आप जो खाते थे वो स्त्री देती थी, आपका टिफिन पैक करके स्त्री देती थी, आपके कपड़े स्त्री तैयार रखती थी, तो इन्वॉल्व बहुत होती थी। जिससे ज्यादा व्यवहार होगा वहीं तो ऑब्जर्व कर पाओगे ना। वहां से क्रिएशन हुआ। पतियों पर भी खूब जोक्स हैं, भरपूर जोक्स हैं। मैं आपको ऐसी कितनी फिल्में बता सकता हूं जिनमें पुरुष हास्य का पात्र है। आपकी कोई कविता? हाँ मेरी कविता है जिसमें पुरुष हास्य का पात्र है। ये सब्जी मंडी वाली कविता पूरी तरह पुरुष हास्य का पात्र है। कुंवारे वाली कविता पूरी तरह पुरुष हास्य का पात्र है। तोंद वाली कविता 100% पुरुष हास्य का पात्र है। लेकिन आपने संतुलन बनाए रखा है। संतुलन, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी ड्यूटी है। मैं अगर स्त्रियों पर 4 जोक्स क्रैक करता हूँ मंच पर, फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि इन्हीं स्त्रियों का ये महत्व है हमारे जीवन में। मैं निराला ने छंद तोड़े, लेकिन छंद साध लिए तो उन्हें तोड़ने का अधिकार मिल गया। मैं अगर स्त्री का सम्मान करना जानता हूं तो मुझे उससे परिहास करने की अनुमति है। क्या बात। अगर मुझे औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तो मुझे उसके साथ मजाक करने का अधिकार नहीं है। बहुत बड़ी बात। जी जी। कृष्ण राधा के साथ परिहास कर रहे हैं, कृष्ण गोपियों के साथ परिहास कर रहे हैं। अब आप कहिए साहब कृष्ण के साथ क्यों नहीं किया, गोपियों के साथ क्यों किया? क्यों? कृष्ण कर सकते हैं क्योंकि वो राधा के पैर का भी श्रृंगार कर सकते हैं। कृष्ण राधा को इस योग्य रखते हैं कि भाई तू मेरे कपड़े पहन रही है तो मैं भी तेरे पहन रहा हूँ, ठीक है, ओके। बहुत सुंदर। अगर इंटेंशन, फिर यहाँ पर वही बात आ गई जहां से बात शुरू हुई थी। अगर मेरी इंटेंशन स्त्री को नीचा दिखाने की है तो फिर तो मैं उसकी स्तुति भी लिख रहा हूँ तो मैं अपराधी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मैं अगर उसकी स्तुति जिन लोगों ने ये लिखा कि नारी अबला है, अबला का सम्मान करो, उन्होंने तो चुटकुला नहीं सुनाया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो नारी पर चुटकुला सुना रहा हूँ उससे ज्यादा अपमान उन्होंने किया नारी का। उनको कोई अधिकार नहीं था। एक पक्ष ही आया उनका, एक ही पक्ष आया। फिर जिसने एक तरफा ये लिख दिया कि नारियों को सारी शक्तियां दे दो, उसने पुरुष का अपमान किया। एक तरफा क्यों? संतुलन नहीं, ये संतुलन चाहिए। तो इसलिए स्त्रियों पर जोक्स होते हैं और वो स्त्रियों का अपमान करते हैं, ये एक तरफा धारणा है। नहीं, आपने मुझे लाजवाब किया इस पे। और अगर आपकी ये धारणा है तो आपको इसे करेक्ट करना चाहिए। बच्चा अपनी माँ के साथ वो सारे छेड़खानियां करता है जो वो शरारत जिसे कहा जाता है, लेकिन उसकी इंटेंशन खराब नहीं। मैं भारतीय महिलाओं के प्रति हास्य के अंबार खड़े कर सकता हूँ, किंतु भारतीय महिला को भारतीय महिला होने के कारण कोई अपमानित करे तो मैं आग लगा दूंगा, मैं लड़ मरूं और मैं उसे लाजवाब कर दूंगा। आप मुझसे जब तक मनुष्य होकर मिल रहे हैं तब तक मैं आपसे मनुष्य होकर मिलूंगा। जिस क्षण आप किसी एक प्रदेश के बाशिंदे होकर मिलेंगे उसी क्षण मैं दिल्ली वाला हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं इस पर निर्भर। तो स्त्रियों के प्रति अगर हम परिहास कर रहे हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। इस देश को इस बात से बाहर आना चाहिए कि हमने उन्हें इतना अपनत्व दिया और उन्होंने भी। जी जी जी। आपकी माँ वाली बात से मुझे एक आपकी कविता याद आ गई, अनपढ़ माँ, और इसके पीछे की भी कहानी ज़रूर जानना चाहूँगा। और आपने मुझे बताया इस बातचीत के पहले कि वो कविता थी जिसके बाद से लोग आपको उस तरह से पहचानने लगे कि भाई अगर चिराग आए हैं तो चिराग से ये कविता सुनी जाए। क्या था कि हमारे जब हम शुरुआत में आए तो क्योंकि हमारे कोई गुरु नहीं थे, हमारे एक बड़ी अजीब सी कहावत है कि जिसका एक बाप नहीं होता उसके कई बाप बन जाते हैं। तो हमारे कोई गुरु नहीं थे तो हमें ज्ञान देने वाले बहुत मिल गए। वो भी मिल गए जिनके पास खुद नहीं था, अक्सर वही। तो हाँ, हमें ऐसा ज्ञान मिला, बोले साहब मंच पर जो है ये ब्लैंक वर्स की और फ्री वर्स की कविताएं नहीं चलती, मुक्त छंद और छंद मुक्त कविताएं नहीं चलती। उसके लिए तो आपको छंदबद्ध कविता ही लिखनी होगी। अच्छा, मैं तो छंदबद्ध लिखता था, लेकिन मुझे लगा यार ये जो नहीं चलता वो चलाना है। तो मैंने एक कविता लिखी जिसमें तर्क ही तर्क थे, सिर्फ तर्क ही तर्क थे। और वो तर्क में सारे उठा के लाया मेरी माँ के डायलॉग्स। मैंने अपनी माँ को देखा और मैंने देखा उसकी मैनेजमेंट देखी, मैंने उसका शऊर देखा, मैंने उसका परिवार को बुनने का तरीका देखा, मैंने उसका विरोधी परिस्थितियों को टैकल करने का मैनेजमेंट देखा। तो मुझे लगा कि यार दिस इज द कैरेक्टर फॉर पोएट्री। अच्छा, उस समय माँ पर कविताएं कैसे लिखी जा रही थी कि माँ तो ये है, माँ तो वो है। मुझे लगा यार ये तो उपमाएं हो गई, वही अबला वाला जो। हाँ, इसमें माँ तो देवी है, माँ की तो पूजा करो। मुझे लगा इसमें माँ नहीं उतर के आई, दोनों एक्सट्रीम था। जैसे आप देखें पिछले काफी समय से राम पर जितनी कविताएं लिखी जा रही हैं, राम भारत के प्राण हैं, राम भारत की आत्मा, इसमें राम कहाँ आए? जो राम नहीं बोलेगा वो ये हो जाएगा, इसमें राम कहाँ आए? तो राम को लाने के लिए तो राम ही चाहिए। तो माँ पर कविता लिखने के लिए तो माँ ही चाहिए, उसकी दिनचर्या चाहिए, उसके दैनिक कर्म चाहिए, उसकी वो बारीक ऑब्जर्वेशन चाहिए, उसकी आंखें चाहिए जो आप पढ़ पाए हों, उसके चूल्हे में जली हुई उंगलियां चाहिए। उसको जिस समय आपको माँ को अच्छी माँ बनाने के लिए हमेशा पुत्र को कपूती क्यों बनाया जाए? जितनी भी माँ पर कविताएं लिखी जाती है उसमें बताया जाता बेटा बड़ा नालायक है और ये माँ इतनी देवी है। तो भैया मुझे लगा जो माँ पढ़ा लिखा के अपने बेटे को संस्कारवान ना बना पाई, जो उससे अपनी ममता की इज्जत ना करवा पाई, वो माँ कविता लिखने लायक माँ नहीं है। फिर हमने एक ऐसी माँ पर कविता लिखी जिसका बेटा कपूत नहीं है, जिसकी श्रेष्ठता इस बात पर आधारित नहीं है कि उसका बेटा कपूत है, देखो उस बेचारी ने कितना दुख पाया है। नो, वो माँ है, उसका अपना एक वजूद है, उसका अपना एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में उसकी दिनचर्या सम्मिलित है, उसमें उसका श्रृंगार करने का तरीका सम्मिलित है, उसमें उसका बाबूजी से बात करने का तरीका सम्मिलित है, उसमें उसको आपको चलते चलते मैथमेटिक्स पढ़ा देने की साइकोलॉजी सम्मिलित है। ये सब लेकर आए तब वो माँ पर कविता होगी। ये पहली बार आया था, इसलिए जब ये कविता मंच पर आई और ये मुक्त छंद में थी,
मुक्त छंद में नहीं, छंद मुक्ति ही थी, हम्म। इसमें छंद था ही नहीं। तो जब मैंने इस कविता को सुनाना शुरू किया तो लोग यूं सन्न होकर सुनने लगे, और छोटे छोटे तर्क थे, छोटी छोटी बातें थी, ऑब्जर्वेशन थी घर परिवारों की, घर आंगन से निकली थी। बाजरे की खिचड़ी कैसे बनती है उसमें से कविता निकल रही थी। तो अब वो जो लड़कियां सामने बैठी थी उनको ना, उनकी आंखों में वो फनियायापन आने लगा कि यार ये तो हमने देखा है, हाँ हमारी वाली ऐसी है। लोगों के, अब से पहले जब मैं कविता सुनाता तो लोग कविता सुन लेते थे, मैं बालक था इसलिए ताली बजा देते थे, लेकिन इसके बाद लोगों के हाथ में रुमाल आने लगे, इसके बाद उनकी आंखें की कोरें पुछती हुई दिखाई देने लगी, इसके बाद उनके ये वाले गाल थोड़े से लाल होते हुए दिखाई देने लगे, इसके बाद ये हिचकियां यहाँ मुझे महसूस होने लगी सामने बैठे श्रोताओं। तो मुझे लगा कविता ये है। वहां से मेरी कविता की धारा बदली। मुझे लगा कि कविता केवल यहाँ आकर समाप्त हो जाए तो ये कवि सम्मेलन को हिट कर सकती है, लेकिन कविता जब यहाँ अटक जाए, जब यहाँ आके बह जाए, जब यहाँ रुक जाए, जब यहाँ आ जाए, तो लगेगा कि हाँ यार ये सही जगह अभिव्यक्त हुई, अब ये घर लेके जाएगा इस कविता। तो हमने फिर माँ वाली कविता मेरी वो कविता थी। यकीनन बहुत बहुत शानदार। अभी तक जो मैंने आपसे बात की ना, मुझे बार बार ऐसा लगा कि विधा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, आप